हेलो एवरीवन, दिस इज कमोद मेकिंग दिस वीडियो। और आप सभी का हमारे चैनल डीएस एकेडमी बाय KNDS में स्वागत है। हम अभी बिजनेस की सीरीज चला रहे हैं जो बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को। उसके लिए मैंने चैप्टर 1 और 2 की सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनवायरनमेंट का मीनिंग वगैरह जानने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहीं पर हमारा घर है। तो दिल्ली में मैंने एक नया कल्चर देखा है कि लोग ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है EWS कोटे से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये लोअर मिडिल क्लास के बीच में बहुत तेजी से चलता हुआ प्रचलन, एक तरीके से ट्रेंड आ गया है कि वो एक EWS का कोटा बनाते हैं, जो कि जायज़ है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। हम लोकल एरिया में रहते हैं, लेकिन हमारा बच्चा अगर बहुत बड़े DPS, जैसे DPS हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, मैक्सफोर्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पर अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा। अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा और सही तरीके से ग्रो करेगा। बाकी रियलिटी क्या है, वो बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है कि एक जैसे हमारे अगल बगल की सराउंडिंग है, उससे हम लोग सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसी के जैसा बिहेव करते हैं। अगर एक बहुत अच्छी लोकेलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर बच्चा ऑटोमेटिक से, जैसे बहुत हाई सोसाइटी वगैरह जो होती है, वहाँ पे बहुत बचपन से बच्चा इंग्लिश बोलना सीख रहा होता है। लेकिन वही बिल्कुल ही एक लोअर क्लास सोसाइटी है, काइंड ऑफ JJ कॉलोनी टाइप सोसाइटी है, तो वहाँ पर एक 5 साल का बच्चा गाली देना शुरू कर देता है, जिसको उस गाली का मतलब तक नहीं पता। 5 साल भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया। 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो है, मैंने आजकल मीम्स में देखा है कि लोग बच्चे गाली दे रहे होते हैं, लेकिन उस गाली का मीनिंग भी नहीं जानते हैं। वो गाली उन्होंने कैसे सीख ली? अपने एनवायरनमेंट से। एक हाई सोसाइटी का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, वो उसने कैसे सीख ली? अपने एनवायरनमेंट से। अगर वही बच्चा अगर एक बहुत ही लोकल एरिया का बच्चा, जैसे हम लोग आम एरिया में रहते हैं, गंदगी मचाते हैं, लेकिन जब हम लोग इंडिया गेट साइड में या किसी अच्छे मॉन्यूमेंट वाली जगह जाते हैं जहाँ साफ सफाई है, तो हम लोग जो रोड पे कचरा फेंक रहे होते हैं अपने एरिया में, हम उस कचरे को डस्टबिन ढूंढ के तमीज से उसको फेंक रहे होते हैं, क्योंकि अगल बगल एनवायरनमेंट वैसा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, उससे भी ज्यादा बिजनेस के लिए उसका एनवायरनमेंट मैटर करता है। कैसे? एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एक लोकल एरिया में। लोकल एरिया फॉर एग्जांपल, मैं पालम न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लोकल एरिया है, लोकल एरिया में आपके पास 500 गज का प्लॉट है, नहीं थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 5000 गज का प्लॉट है, पूरा 1 किला। आपने उस पर एक मॉल बना दिया। अब ये बताओ, आपके लोकल एरिया में जो आपने मॉल बना दिया, बहुत पैसा आपके पास, अपने मॉल बना दिया, क्या लोग आ पाएंगे? नहीं। लोग आएंगे भी तो थोड़े मोड़े आएंगे, उतने लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसकी समस्या क्या है कि वो जो बिजनेस अपने लोकल एरिया के अंदर खोला है, जहाँ पे गाड़ियों की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अगर लोकल एरिया में 10 गाड़ी लगातार आ जाए तो जाम लग जाता है, तो वहां पर हजारों गाड़ी कैसे आ पाएगी? इससे हमने क्या सीखा कि मॉल का मेन रोड पर होना जरूरी है, हाईवे के साथ में होना जरूरी है। वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको समझ करके हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसकी मीनिंग की बात करते हैं। देखिए, आप सभी के सामने मीनिंग है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या 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 मैटर करता है इसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड्स एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, नीड, डिमांड, सप्लाई। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं हमारे? इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजीज आती है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत बड़ी एग्जांपल है, नोकिया। आप सभी ने सुन रखा होगा कि नोकिया का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था सन 2010 के आसपास। लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स नोकिया के हुआ करते थे, लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि नोकिया जब अपने टाइम पर था तो उसको लगता था कि भी हमारा सिम्बेसिन सिस्टम, जो उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसको कहते थे सिम्बेसिन। सिम्बेसिन सिस्टम ही सबसे बढ़िया है, लेकिन उस टाइम एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड जैसे ही आया, वो पूरे नोकिया की इंडस्ट्री को खा गया, क्योंकि इसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि नोकिया ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया और आज एंड्रॉयड नोकिया को खा चुका है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो हमने यहाँ पर क्या जाना बेसिकली मीनिंग में? देखो, एक तो इंटरनल, यानी बिजनेस के अंदर से जो चीजें इफेक्ट कर रही हैं, प्लस एक्सटर्नल, जो बिजनेस के बाहर से चीजें बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं, वो उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल में जैसे कि मान लो आपका एम्प्लॉई है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, एम्प्लॉई ऐसा चोर निकला, वो चोरी करता है, बहुत ज्यादा चोरी करता है, बहुत ज्यादा घपला करता है, तो बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा?
नुकसान होगा। और बंदा अंदर का है कि बाहर का? अंदर का है, एक्सटर्नल। आप बिजनेस चला रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर चला रहे हो, सरकार अचानक से गाइडलाइंस ले आई कि 50 से ऊपर बच्चे होंगे तो कोचिंग सेंटर कहलाएगा, 16 साल के से नीचे के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक हमारे बिजनेस का एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। सरकार तो बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है ये चाहती है, जैसे पतली पतली गलियों में छुप छुप के लोग शराब नहीं बेचते, वैसे मुझे लग रहा है कि ये हाल हो जाएगा। लोग खुलेआम शराब जरूर बेच पाएंगे, लेकिन खुलेआम पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको छुप छुप के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी है। ठीक है, बात करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का हो गया एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एग्जांपल। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस पे प्लस इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। किस पे? एक्सटर्नल पे और इंटरनल फोर्सेस पे, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करती है। ठीक है, कुछ फोर्सेस होती है स्पेसिफिक, कुछ होती है जनरल। एग्जांपल सुनिएगा, सरकार एक नई गाइडलाइंस लेकर के आई, मान लीजिए सन 2000 का टाइम चल रहा है, और दिल्ली में सन 2000 में क्या हुआ था, ईयर 2000 में, कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, एनजीटी बनाया गया। एनजीटी ने कहा कि देखो जी, हमने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली में डीजल बसेस चलती है, बहुत ज्यादा डीजल वाली गाड़ियां चलती है, बसेस चलती है, तो सारी डीजल बसेस को बंद कर दिया जाए। तो मान लो आप ट्रांसपोर्टर और अचानक से आपके बिजनेस को बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकार का नियम आ गया, तो आपका थोड़ी बिजनेस बंद हुआ, सबका बिजनेस बंद हो गया जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, क्योंकि उस जमाने में जो बसेस होती थी सारी डीजल की होती थी। तो ये कहलाएगी जनरल फोर्सेस। क्या कहलाएगी? जनरल फोर्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या होती है? जैसे कि मान लो आप बिजनेस चला रहे हो और आपने ना कहने में कमर्शियल मीटर नहीं लगा रखा, आप चोरी छुपे जो है डोमेस्टिक मीटर पर बिजनेस चला रहे थे, जो और आपके बिजनेस पे छापा पड़ गया और बहुत तगड़ा चालान काट के चले गए, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, यानी कि जिसने सिर्फ आपके बिजनेस को इंपैक्ट किया है। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ आपका, जनरल मतलब सबका। अगर सबके बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है जनरल फोर्सेस, अगर सिर्फ मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है तो स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2016 में, सरकार ने करेंसी बंद कर दी थी 500 और 1000 की, तो सबके टोटल पूरे इंडिया के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ गया था। मैं सेलर हूं, मेरे पास सामान भी है, मैं चेयर बेचना चाहता हूं, बायर भी खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन मैं उससे बेच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उससे जो पैसा मिलेगा वो करेंसी अब चल नहीं रही है। ठीक है, आप बोलोगे सर बिजनेस के लिए तो चली रही थी, बैंक में जमा हो रही थी, बहुत लफड़ा था ना। अब पहले करेंसी कस्टमर से ले लो, फिर उसको जमा कराने के लिए एक बंदा हायर करो, दिन भर लाइन में लगेगा, इससे लोग ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगली बात करते हैं इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे? एग्जांपल सुनिएगा, आप अपने घर के बगल में ना, अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक ई रिक्शा से जाते थे, ई रिक्शा जो आजकल बहुत चलता है, तो क्या हुआ कि आप डेली 10 रुपए में जाते थे, 10 रुपए में आते थे। आज क्या रिक्शा वाले ने बोला जी अब जो है पैसा लगेगा 20 रुपए। आपने कहा 20 रुपए क्यों लगेगा? तो उसने बोला डीजल के दाम बढ़ गए। आपने उसके चपेट मार दी, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को पता नहीं तू ई रिक्शा चला रहा है, इसमें डीजल का क्या मतलब? तो उसने बोला बाबूजी पढ़े लिखे हो फिर भी दिमाग नहीं है क्या? मेरा जो रिक्शा ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये रिक्शा जिस गाड़ी से आता है वो डीजल की, वो ये रिक्शा जहां बना है वहां मशीनें डीजल की, मैं जो खाना दाल चावल आटा दाल चावल खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, वो डीजल वाली गाड़ी से आ रहा है। यानी देश की पूरी इकोनॉमी तो डीजल पे ही चल रही है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पे चल रहा है। तो डीजल का रेट बढ़ेगा, जैसे मशीन डीजल का रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से वसूली जाएगी। तो जब कंज्यूमर से वसूली जाएगी, पहले कंज्यूमर का दूध 50 रुपए का मिलता था, आज 66 रुपए का, 66 रुपीज का फुल क्रीम मिल रहा है। तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो अपनी इनकम में जहां से उसकी इनकम आ रही है वहां पर पैसे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लासेस देते हैं, मान लो हर चीज का रेट बढ़ जाएगा तो हमें कोचिंग क्लासेस का रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग क्लास तो सर्विसेज है, उसका ऐसा कोई मेजरमेंट तो नहीं है ना कि इतने रुपए में पढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली में पालम में रहते हुए 800 रुपीज पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरी जो सर्विसेज है मैं पढ़ा रहा हूँ 800 रुपीज में, लेकिन क्या मैं जब मेरे आगे खर्चे बढ़ जाएंगे, मेरा रेंट बढ़ जाएगा, मेरा खाने पीने का राशन का रेट बढ़ जाएगा, हर इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे भी अपनी फीस का रेट बढ़ाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल वैसे ही तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक जगह पे एक चीज में कोई असर पड़ेगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक उसका असर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो होली आने वाली है अभी कुछ दिनों में, अब आपके घर के बाहर आप देख रहे हो जो बंदा ज्यादा सबकी टी शर्ट और शर्ट फटी हुई है, तो आप ऑटोमेटिक सी बात है घर से बाहर निकलोगे नहीं, या निकलोगे तो पहले बिना टी शर्ट के निकलोगे। उसे कहते हैं इंटररिलेटेडनेस। आपने देख लिया कि ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, तो वो वाला काम आप पहले से नहीं करोगे, या उसके लिए पहले से आप जागृत हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बहुत डायनामिक होता है, कंटिन्यूअस बदलता रहता है।
आप कभी भी इसे फिक्स नहीं समझ सकते और कभी भी इसे फिक्स क्राइटेरिया से समझ नहीं सकते। और कितना भी समझ लो फिर भी ये अनसर्टेन है, कितना भी समझ लो फिर भी ये अनसर्टेन है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2020 की बात है ना, और दिल्ली जयपुर हाईवे में बॉलीवुड ढाबा खुला था। नाम बॉलीवुड ढाबा था, लेकिन बहुत बड़ा एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट टाइप जो होता है ना, बहुत महंगा वाला, वैसा था। जैसे कि अमृत सुखदेव है जो कह में आपका वहाँ पे सोनीपत पानीपत में है, वैसे ही बहुत बड़ा सा एक रेस्टोरेंट खुला था। अब अचानक से कोरोना की वेव आई और उसकी वजह से कहने में पूरी दुनिया में, देश में लॉकडाउन लग गया, उसका बिजनेस तो बंद हो गया। अब वो बोलेगा यार मैंने इतनी स्टडी करी, इतने एक्सपर्ट बिठाए, सब कुछ करवाया, सबसे पूछ पाछ के काम किया, नाम डिसाइड किया, जगह डिसाइड करी, लोकेशन डिसाइड करी, पैसा लगाया, फिर भी बिजनेस बंद हो गया। क्योंकि कितना भी समझ लो एनवायरमेंट हमेशा क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्सिटी, इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या है? मुश्किल, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। कितना भी दिमाग लगा करके हमें से कभी भी एग्जैक्टली समझ नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसा आम इंसान है जो उठा के बोलेगा मैं समझ गया बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, उसकी किसी भी चीज की 100% की प्रोडिक्शन की गारंटी नहीं ले सकता। बहुत डिफिकल्ट है बिजनेस एनवायरमेंट को समझना, यह है इसका फीचर। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस देखेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि बिना इमेजिन करके देखो कि दुनिया से सारे पंखे गायब हो गए, सेलफोन गायब हो गए, सबसे बेस्ट आपके लिए एग्जांपल है, तो क्या जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। तो फोन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपकी लाइफ लाइन है। वैसे बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे एक एक करके, ध्यान सुनना जरा। इट एनेबल्स फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। ये फर्म को पहले बताया था कि आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस वाले, जैसे कि मैं उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था, तो मैंने बहुत सफर किया था। लेकिन जो लोग ऑनलाइन, जिनको क्लासेस लेने की आदत थी, उनके पास अच्छे एसेट्स थी, अपॉर्चुनिटी थी, चीजें थी, उनका बहुत फायदा हुआ कोरोना के टाइम पर। ठीक है, तो जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कोरोना। और वही ऑफलाइन क्लासेस, जैसे कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मेरे लिए बहुत बेकार चीज थी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज थी। अनअकैडमी अचानक से बूम कर गया, बायजूस अचानक से बूम कर गया, और ऑफलाइन क्लासेस वाले अचानक से डिक्लाइन कर गए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हेल्प्स फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। फर्म को पहले ही बता देता है कि कुछ होने वाला है, पहले से रेडी हो जाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको कि सन 2000 में, ईयर 2000 में सरकार ने, एनजीटी ने अचानक से सारी डीजल बसेस बंद कर दी। तो जिस बंदे की मिनिस्ट्री में जान पहचान है, उसको अगर पहले से पता लग गया होगा कि ऐसा होने वाला है, उसने अपनी सारी बसेस के लिए पहले से ही सीएनजी वाले इंजन का अरेंजमेंट कर लिया था। तो उसके लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी हो गई। और कहने में जो थ्रेट आने वाली है, थ्रेट का मतलब होता है मुसीबतें जो आने वाली है, उसको पहले पता लग गया उसके बारे में। ठीक है, तो फर्म को हेल्प करता है पहचानने में कि कोई थ्रेट तो नहीं आ रही बिजनेस के लिए, होने वाली है, उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। अगला, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अब क्या हुआ, जिस बंदे को पहले पता लग गया था कि डीजल बसेस बंद होने वाली है, उसे पहले ही अपनी बसेस के लिए, उसके पास मान लो 100 बसेस है, तो 100 बसों के लिए 100 इंजन खरीदे, 500 इंजन स्क्रैप मार्केट से और खरीद लिए, पेट्रोल वाले, सीएनजी वाले, पेट्रोल सीएनजी का सेम होता है, सीएनजी वाले इंजन खरीद के पहले से रख लिए, और बाकी बाद में हाई रेट्स में उनको बेचा। उसे बोलते हैं हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अगला, हेल्प्स इन कोपिंग विद द एनवायरमेंट। कोपिंग का मतलब होता है मुकाबला करना। क्या? मुकाबला करना, यानी कि किसी एनवायरमेंट को झेलना। अगर हमें एनवायरमेंट के बारे में पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है, तो हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे से पढ़ाना शुरू किया अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, बेसिकली कमाने का कोई पर्पज नहीं है। मैंने इसलिए कि कल को कुछ अगर ऐसा सरकार कर देती है कि ऑफलाइन कोचिंग रहेगी नहीं, तो कम से मैं उस पर अचानक से मेरे पर बर्डन नहीं आएगा, पहले से प्रिपेयर हूँ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो मैं ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगला, हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन, हेल्प्स इन बेटर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग। अगर बिजनेस को अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, तो एनवायरमेंट को पहले से ही जानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे वेदांता, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मेरा कोई वैसा रिलेशन नहीं है, जज्बाती मत हो जाना। वेदांता ने क्या किया, एक ना कहने में वो दौड़ वोड़ करवा दी, रेस करवा दी, ताकि उससे क्या हो गया, उसको पता लगा कि भाई मैराथन होने वाली है, तो इसने भी अपनी मैराथन में अपने लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, ताकि इससे इसकी इमेज अच्छी हो जाए कि हॉस्पिटल सिर्फ ये नहीं चाहता कि लोग बीमार हो, हॉस्पिटल ये भी चाहता कि लोग स्वस्थ बने रहें। ठीक है, वेदांता हॉस्पिटल ने किया था। हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। ये कंटिन्यूएशन लर्निंग में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं 11th-12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अब यहीं तक रुक जाना जायज नहीं है। अगर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझे अपनी लर्निंग को कंटिन्यूस इंप्रूव करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सीखते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस आगे की पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बीकॉम किया, फिर मैंने PGDIB पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन किया, फिर मैंने MCOM किया, फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया, फिर मैंने B.Ed किया, फिर मैंने जो UGC नेट कॉमर्स का एग्जाम निकाला हुआ है,
और मैं अभी भी तैयारी करने में लगा हूँ मैनेजमेंट का एग्जाम निकालने में, तो मैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वैसे ही क्या है कि आपको अगर अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना है तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करती रहनी पड़ेगी, ठीक है, आप रुक नहीं सकते किसी पॉइंट पे, ठीक है। आगे की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल एक्सटर्नल की। इसका अच्छा डायग्राम मिला नहीं मेरे को नेट पे, इसलिए मैंने जो है इसी एक ही डायग्राम निकाल कर अपने साइड से लिख दिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ना ये चैप्टर पूरा इसी एक ही डायग्राम में खत्म हो जाता है अगर जेन्युइनली देखा जाए तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक इंटरनल है, एक होता है इंटरनल बिजनेस के अंदर, एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर। इंटरनल जो होता है पूरी तरीके से बिजनेस के कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल दो पार्ट में आता है, एक होता है माइक्रो यानी छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मैक्रो होता है लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो जो माइक्रो लेवल पे है ये हमारे कंट्रोल में, मॉडरेट कंट्रोल में होता है। किसमें होता है? मॉडरेट। बुक में लिखा हुआ होगा, ध्यान सुन लीजिए, बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी में, आरके सिंगला में, पूनम गांधी में, सब में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके कंट्रोल में है। मैं अभी साबित करूंगा आपको कैसे। तो इंटरनल बिजनेस के अंदर वाला एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर वाला एनवायरनमेंट। बिजनेस के बाहर का दो एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल, एक माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे। जैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वैसे ही। तो पहले बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की, देखिएगा जरा ध्यान से। इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉइज। भैया बिजनेस, मैंने एग्जांपल दिया था, रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, एम्प्लॉइज ने अचानक से रिजाइन कर दिया, एक ब्रांच खाली हो गई, बिजनेस ने चोरी, क्या में एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, एम्प्लॉय ने बेईमानी कर ली, बिजनेस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट कौन होता है? जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज लेता है। अब क्या हुआ कि मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, आपका एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहां बढ़िया काम चल रहा है, अचानक से पता नहीं किसी ने आपको आइडिया दिया मैनेजमेंट को कि इस बिजनेस रेस्टोरेंट को ना बार में कन्वर्ट कर दो, मतलब रेस्टोरेंट भी रहेगा और वहाँ पे बार भी हो जाएगा, यानी पीने खाने का इंतजाम, शराब पीने का इंतजाम हो जाएगा। आपका रेस्टोरेंट था, अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा, पता नहीं आपको किसी ने आइडिया दे दिया, आपने अपने बिजनेस में एक थोड़ा सा एक और ऊपर वाला फ्लोर ले लिया, उसको बार बना दिया। पहले फैमिली आया करती थी, बैठती थी, खाना खाती थी और अच्छा चलता था। पर किसी ने आपको कहा और आपने बार खोल दिया। बार खोलने से क्या हुआ? वहाँ पे सारे शराबी लोग ज्यादातर आने लगे, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करने लगे। उनके लड़ाई झगड़े को देख करके फैमिलीज आना बंद कर दिए जो रेगुलर कस्टमर्स थे। उसके वजह से अचानक से आपका बिजनेस ऊपर जाने की बजाय और नीचे आ गया। तो मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग करी है, उससे जो बिजनेस पे असर पड़ेगा उसे कहते हैं मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजेरियल फैक्टर्स। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। आप किस मेथड से प्रोडक्शन करते हो? मशीन से करते हो, इंसानों से करते हो, मशीन इंसानों से दोनों से मिलाकर के प्रोडक्शन करते हो, किस मेथड से प्रोडक्शन करते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। अगला क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। मेरे पास प्रेजेंटली कैपेसिटी है कि लगभग 60 बच्चे मैं अपने हॉल में उठा सकता हूँ, 60 स्टूडेंट्स। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे 500 बच्चे पढ़ाने हैं, मान लो मुझे 500 बच्चे पढ़ाने हैं, 500 बच्चे पढ़ाने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरी अपनी कैपेसिटी मेरे को खुद को इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये कोई बाहर वाला तो आकर के मेरे को दे नहीं देगा कि भाई आपको 500 बच्चे पढ़ाने हैं, चलो हमारी जगह ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। ये कैपेसिटी मेरे को खुद बढ़ानी पड़ेगी ना, ठीक है। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। आपने देखा होगा शुरू में आपके घर के अगल बगल जब कोई डेयरी वगैरह खुलती होगी तो अक्सर स्कीम निकालते हैं, 1 किलो देसी घी पे 1 किलो देसी घी फ्री, 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री, 1 किलो मक्खन के साथ 1 किलो मक्खन फ्री। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? 600 रुपए किलो देसी घी आता है, 1 किलो के साथ 1 किलो बेचेंगे, उनकी कॉस्ट ही 400-500 रुपए होती है, वो 1 किलो के एक साथ 1 किलो फ्री क्यों बेच रहे हैं? घाटा क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि शुरू में उनका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीच। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर रीच। कस्टमर रीच का मतलब क्या होता है? शुरू में सस्ता बांटो, फ्री बांटो, लोगों को आने की लत लग जाए, फिर रेट बढ़ा दो। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, गलत चीज नहीं है, सही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बिजनेस की पॉलिसी क्या है? जैसे कि भाई हम अपने ट्यूशन में कैसे पढ़ाते हैं, अपने एकेडमी कैसे पढ़ाते हैं, हम 800 रुपये महीने की फीस लेते हैं, जो कि मैं इस बार थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ, 1000 रुपये करने वाला हूँ, क्योंकि देखो बाकी चीजों के रेट बढ़ गए, एनवायरमेंट पढ़ रहे, मैंने समझाया था आपको। तो अब क्या है कि हमारी पॉलिसी क्या है? हम कभी किसी बच्चे से पैकेज नहीं लेते। पैकेज का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, जैसे ही बच्चा वहां पे जाता है उससे शुरू के 2 महीने में ही पूरे साल की फीस निकलवा लेते हैं। बच्चा पढ़े ना पढ़े वो फीस वापस नहीं करते, ठीक है। अब क्या हुआ, शुरू में एक टीचर आया जो अच्छा पढ़ा रहा था, वो बिजनेस वालों ने, वो ट्यूशन सेंटर वालों ने उसको अच्छी पेमेंट नहीं करी, वो अच्छा टीचर छोड़ के चला गया। अब बच्चा फंस रखा है कि बच्चे ने पूरे साल के पैसे दे रखे हैं। अब बाद में कोई कचरा टीचर ले आएंगे, वो उस कचरा टीचर पढ़ा रहा होगा, उसको खुद का सरकार का आता पता नहीं होगा, बच्चा मजबूरी में पड़ेगा। हम कभी ऐसा नहीं करते, हम पूरे साल की फीस कभी नहीं मांगते। हम कहते भैया आपकी फीस है, देखो कोई बच्चा लेट आएगा थोड़ी मोड़ी फीस बढ़ा देते हैं, जैसे कोई बच्चा आया ही 6 महीने के लिए तो उसे 1500 रुपये ले लेंगे महीने की, लेकिन फीस मंथली ही लेते हैं। और कभी भी किसी पेरेंट्स को प्रमोट नहीं करते कि पूरी फीस एक साथ दो, नहीं। मैं आपको मंथली पढ़ाता रहूंगा, आप मुझे मंथली फीस पे करते रहो, ताकि मेरा डेडिकेशन बना रहे, मेरा जेन्युइनिटी बना रहे,
ठीक है। तो हमारी पॉलिसी क्या है, मंथली फीस। किसी की पॉलिसी क्या है, शुरू में आकर के जैसे तैसे मोलेस्ट करो, उसे सरप्रेस करो और उसे जबरदस्ती उससे फीस निकालो पूरे साल की। हमारा काम ये नहीं है, हम किसी को पूरे साल के लिए फंसाते नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम एक्सटर्नल के माइक्रो की। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। मैंने कहा था ये मॉडरेट होता है, थोड़ा मोड़ा आपके कंट्रोल में होता है। जैसे कि कस्टमर्स, क्या कस्टमर आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल है। रेट घटा तो भागे भागे आएगा, 1+1 कर दो भागे भागे आएगा। तो कस्टमर्स आपके कंट्रोल में है? हाँ, थोड़ा मोड़ा है। अगला सप्लायर, सप्लायर के कंट्रोल में है? बिल्कुल है। सप्लायर को टाइम पे पेमेंट दो, सप्लायर को अच्छी डिमांड दो, उससे अच्छी सेल्स करो, कैश में परचेज करो, भागे भागे आएगा, ठीक है। कंपटीटर्स आपके कंट्रोल में है? हाँ, थोड़ा मोड़ा है। मान लो कल को मेरे एरिया मैंने फीस रख दी 500 रुपये अकाउंट्स की, और हमारे यहाँ फीस चल रही है 800 रुपये का भी ट्रेंड चल रहा है। मैंने फीस 500 रुपये कर दी, सबको फीस घटानी पड़ जाएगी, ठीक है। या जैसे एग्जांपल के तौर पे पेप्सी का, कोक का एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ, पेप्सी ने अपना रेट घटा रखा है। वो 95 रुपीज में कि 90 रुपीज में 2.25 लीटर पेप्सी देती है। अब कोक की सेल्स घट रही थी, कोको कोला ने क्या किया, अपनी जो पेप्सी जो कि 90 रुपीज की 95 रुपीज की थी, उस 2 लीटर वाली, उसका रेट घटा के 80 रुपीज कर दिया। अब सबने पेप्सी छोड़कर दोबारा कोक पर आ गए। तो कोक ने रेट घटाया क्योंकि पेप्सी वाला अपना रेट घटा रखा है, ठीक है। अगला एग्जांपल पब्लिक और कस्टमर्स। देखो कस्टमर्स पब्लिक का बोलोगे सर ये दोनों सेम तो होते हैं? हाँ सेम है। जैसे देखो भारत में 100 करोड़ की जनसंख्या है। 100 करोड़ तो नहीं यार, फिलहाल तो हम चाइना से आगे निकल चुके हैं, 142 करोड़। ये सब कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना में जनसंख्या घटी नहीं, उल्टा बढ़ी है। आपको पता नहीं है, सारे घर पे थे क्योंकि, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, खुद अच्छे तरीके से हो। अब देखो 142 करोड़ में मान लो मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वो सिर्फ मान लो 2 करोड़ है। उनकी एग्जांपल है, जज्बाती मत हो जाना, बोला अरे बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। मान लो हमारे देश में 142 लोग हैं, मैं सिर्फ 2 लोगों से डील करता हूँ, तो 2 लोग मेरे क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए। बाकी 100 पूरे के पूरे 142 करोड़ क्या है, ये पब्लिक है। और पब्लिक से आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं रेट घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो सिर्फ 2 लोगों पे असर पड़ेगा, लेकिन मान लो अगर कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ गलती हो गई, तो उस अफवाह को फैलाने में पूरी की पूरी पब्लिक साथ में लग जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दूंगा दृष्टि आईएएस एकेडमी का, जो कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की है। जब वो अच्छा बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और अभी अच्छा ही बोलते हैं, तो कहते हैं पूरी दुनिया के सभी लोगों ने उसको उनके शॉर्ट्स को, जो उनकी वीडियोस पे शॉर्ट्स आते हैं, उसको स्प्रेड किया, सबको बताया, शेयर किया, सबको अच्छा अच्छा लगा। अभी उन्होंने 2-4 बातें ऐसी बोल दी जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो अब क्या सब लोगों को, सब पूरी दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग सब उसको शेयर करें, देखो इन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। अब मुझे ये बताइए भारत में कितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं? चलो मान लेते हैं कि 50 लाख लोग तैयारी करते हैं। 50 लाख में से कितने लोग दृष्टि आईएएस जुड़े हुए हैं? सिर्फ 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। चलो मान लो 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 लाख लोग उनके कस्टमर्स हो गए। बाकी बच्चे 142 करोड़ माइनस 10 लाख, ये पब्लिक हो गई। दोनों ही उनकी बातों को फॉलो करते हैं, स्प्रेड करते हैं। नेगेटिव बोलते हैं तो उसको शेयर करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं तो उसको भी शेयर करते हैं। तो पब्लिक वो होती है जो आपके बिजनेस से जुड़ी तो नहीं होती, क्योंकि जो जुड़े हैं वो तो कस्टमर्स हो गए, लेकिन आपके बिजनेस की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को शेयर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको पब्लिक समझ में आ गया होगा, कस्टमर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला आता है पॉलिटिकल। क्या आता है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, इसमें क्या हुआ था, टाटा नैनो का प्लांट लगा था 2006 या 7 में। उस टाइम पे क्या हुआ, ममता बनर्जी ने ना उसके अगेंस्ट खूब बोला। जिन किसानों की जमीन गई थी उनसे बोला कि उनको भी टाटा नैनो दी जाए, उनको कंपनसेशन बढ़ाया जाए, उनको ज्यादा पैसा मिले। इसकी वजह से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल से प्लांट को उठाया गया, और मोदी जी ने उस टाइम पे जमीन, ये काम बहुत अच्छा हुआ था। टाटा वालों को प्लांट दिया गुजरात में। तो हम ये देख सकते हैं कि उस जमाने में क्या था कि ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की सरकार जो थी बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, और गुजरात की सरकार बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसलिए मैटर करता है कि कौन सी सरकार बिजनेस को सपोर्ट करती है, कौन सी सरकार बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, इसलिए मैटर करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ना हमारे, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अगला क्या है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, यानी बिजनेस में बूम चल रहा है, तो बिजनेस को फायदा होगा। अगर इकोनॉमी डाउन चल रही है, डिफ्लेशन चल रहा है, ये अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, डिक्लाइन, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे कंट्रोल में
देश हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगला क्या है हमारा, लीगल। अब लीगल क्या है, लीगल का एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको दिया, ईयर 2000 में एनजीटी के द्वारा सरकार ने अचानक से डीजल वाली बसेस को बंद कर दिया। आप कुछ नहीं कर सकते, लीगल एनवायरनमेंट। नोटबंदी हो गई, लीगल एनवायरनमेंट। जीएसटी आ गया, लीगल एनवायरनमेंट। हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल को सरकार बोलेगी कि कोचिंग सेंटर्स बंद करो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, विरोध करेंगे, धरना देंगे, विरोध करेंगे, धरना देंगे, कुछ नहीं होता। आपने देख ही लिया है लद्दाख में क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में मैंने किसका एग्जांपल दिया था, नोकिया का। एक नई टेक्नोलॉजी आई एंड्रॉइड, क्या आ गया, एंड्रॉइड। उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बर्बाद हो गया। ठीक है, कहने मतलब क्या, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी स्मार्टफोन एसेंशियल हो चुका है, चाहे सस्ता वाला चाहे महंगा वाला। अगर आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते हो तो आप उससे बच नहीं सकते। अगर आपको एनवायरमेंट से जुड़े रहना है, अगर मान लो आप रिटायर्ड अंकल हो, दादाजी हो, तो आपको उतना शायद मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप आम इंसान हो, आप बिजनेस में कहीं जॉब करते हो, कहीं पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको स्मार्टफोन चाहिए कनेक्टेड रहने के लिए लोगों से, मजबूरी है। ठीक है, अगला क्या है, सोशल और एनवायरमेंटल। सोशल एनवायरमेंट में क्या आता है, एग्जांपल देता हूं। सोशल में क्या आता है, आपने मैकडी का नाम सुना है, मैकडोनल्ड्स। स्पेलिंग्स देख लेना है, मेरे को नहीं पता ज्यादा स्पेलिंग के बारे में। मैकडोनल्ड्स क्या करता है, ये पूरी दुनिया में ना हैम बर्गर बेचता है। हैम कहते हैं पोर्क बर्गर को, यानी सुअर का मीट का जो होता है। हैम बर्गर बेचता है और ये बीफ बर्गर बेचता है। हैम का मतलब होता है सुअर वाला बर्गर और बीफ का मतलब होता है आपका गाय भैंस वाला बर्गर। लेकिन दिल्ली में मैकडोनल्ड, ये इंडिया में मैकडोनल्ड ना ही हैम बर्गर बेचता है, ना ही बीफ बर्गर बेचता है। बाकी दुनिया में बेचता है, वहां पे फेमस है, लेकिन यहाँ नहीं बेच सकता। क्योंकि अगर मैकडोनल्ड ने हैम बर्गर चाहे बीफ बर्गर बेचना शुरू किया, पूरी पब्लिक घुस जाएगी, स्टोर को तोड़ फोड़ देगी मिनट के अंदर में। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट में ये दोनों चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। हिंदू बीफ नहीं खा सकते और मुसलमान हैम नहीं खा सकते, सुअर नहीं खा सकते। ठीक है, तो दोनों के लिए वर्जित है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा है क्या नाम है, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो कि एनवायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। एनवायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। क्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मारुति सुजुकी का, एमजी का, मर्सिडीज का, आपको बीएमडब्ल्यू का। आप आजकल देख रहे हो कि सारी कार मेकर्स, टोटल कार मेकर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है। क्या लॉन्च कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लॉन्च करी है, क्योंकि एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। सबको लग रहा है कि सॉल्यूशन जो है ईवी है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा बेटर भी है अगर आप खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हो सोलर पैनल्स के द्वारा। तो अब ये एनवायरमेंट पे थोड़ा चेंज आ रहा है, इसलिए क्या है कि सारी कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल चेंज। तो मैं अब यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस एनवायरमेंट वाला टॉपिक मोस्टली कंप्लीट हो गया है। जो एलपीजी रह गया 1991 में जो आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी वीडियो में नेक्स्ट में अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर दूं। चैप्टर का रिवीजन कुछ इस प्रकार से कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है, कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस है, डायनेमिक है यानी बदलता रहता है, अनसर्टेन है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अगला क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने के लिए, हमारे अच्छे रिसोर्सेज को टैप करने का, यानी कि जो रिसोर्सेज किसी काम के नहीं थे, जो इंजन मार्केट में कबाड़ा मार्केट फेंके पड़े थे, उनको में उनकी आज वैल्यू होगी, क्योंकि आजकल सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं। सन 2000 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो उन रिसोर्सेज को यूज करने का मौका देता है, मुकाबला करने का मौका देता है। ठीक है, अगला हमारा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, बिजनेस के अंदर के और बाहर के। अंदर वाले एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज। एक्सटर्नल दो तरीके के, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो वाले थोड़े बड़े कंट्रोल में है, मैक्रो वाले बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। माइक्रो वाले में कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक। मैक्रो में आ गया आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर यह यूनिट को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।